नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की। बिहार की खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, तमाम खबरों से आपको कराते हैं अपडेट है। पूरी खबर को जानने से पहले आपसे आग्रह है कि अगर अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिहार में राजनीति उठा पटक के बीच मोकामा और गोपालगंज में उपचुनाव का रिजल्ट आ गया है। अटकलों का बाजार थम सा गया है, रुक गया है। अपने अपने दावे कहीं सटीक बैठे तो कहीं फेल कर गया। जहां आरजेडी की ओर से, महागठबंधन की ओर से दोनों सीटों पर दावा किए जा रहे थे, वहीं भाजपा भी दोनों सीट पर जीत के दावा ठोक रहे थे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन दोनों की आजमाइश बराबर रही। यानी मोकामा सीट से राजद की जीत हुई तो वहीं गोपालगंज से भाजपा ने बाजी मार ली। आपको बता दें कि उपचुनाव में महागठबंधन और बीजेपी की लड़ाई कहा जा सकता है कि बराबर पर रही। यानी कि बिहार में राजनीतिक फिलहाल 50-50 पर आकर अटक गई है। अगर दोनों सीट जिनके पाले में जाता तो वो भले ही कह सकते थे कि बिहार की जनता हम पर ज्यादा मेहरबान है, लेकिन एक एक सीट दोनों ने लाया है। तो इसमें दोनों टाल ठोक रहे हैं या फिर दोनों फिलहाल और मेहनत करने के मूड में हैं। मोकामा से बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने बीजेपी की सोनम देवी को 16,707 वोटों से हराया। यहां आरजेडी को 79,646 और भाजपा को 62,931 वोट मिले। वहीं गोपालगंज में बीजेपी की कुसुम देवी ने आरजेडी के मोहन गुप्ता को आखिरी राउंड में 2,183 वोट से हरा दिया। यानी कि मोकामा सीट आरजेडी के पाले में चला गया और गोपालगंज की सीट भाजपा के पाले में। इस तरह से बिहार की राजनीति बहुत कुछ फिलहाल बदलने वाली है। नहीं कहा जा सकता है कि महागठबंधन आगे है या बीजेपी। फिलहाल बीजेपी को और अपना विस्तार करने की आवश्यकता है। वहीं तेजस्वी यादव को भी युवाओं में और अपना क्रेज बढ़ाने की जरूरत है। कहीं कहीं ऐसा भी माना जा रहा है कि बीजेपी ने ऐसे कुछ नेताओं के उतारा जिसके कारण गोपालगंज सीट जीत हुई। यानी कि आरजेडी की छोटी सी भूल के कारण गोपालगंज की सीट से हाथ धोना पड़ा। इधर हम आपको बता दें कि बड़ी घोषणा की गई है कि कुडनी विधानसभा उपचुनाव 5 दिसंबर और मतगणना 8 दिसंबर को होंगे। आपको बताते चले कि बिहार के मुजफ्फरपुर के कुडनी विधानसभा उपचुनाव को लेकर मतदान 5 दिसंबर को होना तय तथा 8 दिसंबर को परिणाम आएगा। इस उपचुनाव को लेकर 10 नवंबर को चुनाव की अधिसूचना जारी होगी और नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। गोपालगंज और मोकामा के नतीजे आपने देखा। अब देखना है कि इस सीट पर कौन बाजी मारते हैं। हालांकि यह हम बता दें मोकामा और गोपालगंज को लेकर कि दोनों जो पार्टी हैं अपने अपने सीट बचाने में कामयाब हो गए। यही बहुत बड़ी खुशी के बात उनके लिए धैर्य रखने की बात मानी जा सकती है। इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि केंद्र सरकार करती है कुछ नहीं, सिर्फ प्रचार कर रहा है। यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया है केंद्र सरकार पर कि केंद्र सरकार कुछ नहीं करती है बल्कि केवल प्रचार करती है। यह प्रकाश पर्व के मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है। और जीत के बाद सभी नेताओं ने अपने कार्यकर्ताओं को बधाई दी और जीत का श्रेय आम जनता को दिया है। और इधर गोड्डा और बोरमो में दूसरे दिन भी आयकर के छापे और शिक्षा विभाग जहां कलंक के खिलाफ अभियान बालू माफियाओं और अन्य लोगों पर हो रहा था, अब शिक्षा विभाग में भी इसके छापे पड़ने लगे हैं। उच्च शिक्षा की उपनिदेशक 7 भूखंडों की मालकिन निकली। पटना और वैशाली के धर्मपुर स्थित ठिकानों पर ईओयू ने मारे छापे। यानी दिल्ली में 3 और मुजफ्फरपुर के मुसहरी में 3 भूखंड मिले हैं। वैशाली के धर्मपुर में निर्माणाधीन मकान, दानापुर में फ्लैट का भी चला है पता।
1993 में बिहार शिक्षा सेवा में शामिल हुई थी। आपको बता दें कि आर्थिक अपराध इकाई ईओयू ने उच्च शिक्षा की उप निर्देशक विभा कुमारी के पटना और वैशाली स्थित 3 अलग अलग ठिकानों पर बीते दिन छापेमारी की। इस दौरान करोड़ों रुपए का चल अचल संपत्ति जब्त का पता चला है। ईओयू के मुताबिक विभा कुमारी के पद का दुरुपयोग कर अर्जित धन से स्वयं और पति और पुत्र के नाम से दिल्ली के रोहिणी में डीडी 1 के 3 फ्लैट और मुजफ्फरपुर के मुसहरी में 3 व वैशाली के धर्मपुर गांव स्थित ससुराल में एक आवासीय भूखंड निर्माणाधीन मकान तथा पटना में आवासीय फ्लैट अर्जित किया है। तो बिहार में इस तरह से कलंक के खिलाफ अभियान जारी है। राज्य के विश्वविद्यालयों में सत्र की देरी पर हाईकोर्ट सख्त है। यानी कहा जा सकता है कि पटना हाईकोर्ट ने राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा छात्रों को डिग्री देने में हो रही कोताही पर सख्ती बरती है और इधर आखिरी बार वोट दे देश का पहला मतदाता विदा हुआ। आजाद भारत के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी का शनिवार सुबह 106 वर्ष की आयु में निधन हो गया। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में रहने वाले नेगी ने 3 दिन पहले 34वीं बार वोट डाला था। डाक मतपत्र के जरिए यह उनके जीवन का आखिरी वोट था। हिमाचल के मुख्य निर्वाचन कार्यालय के अनुसार पेशे से शिक्षक रहे श्याम शरण नेगी ने 1991 से हर चुनाव में मतदान किया है। वर्ष 2007 में दावों तथा सभी दस्तावेजों की पड़ताल करने के बाद आयोग ने नेगी को आज़ाद भारत का पहला वोटर प्रमाणित किया था। नेगी लंबे समय से आयु संबंधी परेशानियों से जूझ रहे थे। और इधर वंदे मातरम को जन गण मन के बराबर है दर्जा। केंद्र ने याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट को दी जानकारी। कहा दोनों के प्रति समान दिखाना चाहिए। केंद्र सरकार ने बीते दिन दिल्ली हाईकोर्ट को जानकारी दी है कि वंदे मातरम को राष्ट्रगान जन गण मन दोनों का दर्जा बराबर है। देश के हर नागरिक को दोनों के प्रति समान सम्मान दिखाना चाहिए। केंद्र ने उस याचिका का जवाब दिया है जिसमें इस राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सम्मान दर्जा देने के लिए दिशा निर्देश तैयार करने के लिए अपील की गई थी। और बिहार में राजनीतिक हलचलों के बीच भवन पुलों को बेहतर रखरखाव का सुझाव दे बिल्डर्स कांग्रेस। सीएम बोले हैं, यानी बिल्डर्स कांग्रेस के द्वारा जो यहाँ किया गया लगाया जा रहा है, यानी कि 3D भवन निर्माण भी होगा। बेडरूम कहीं तो रसोई घर कहीं और से खरीद ला सकते हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि भवन बने अथवा सड़क पुल इनका निरंतर रखरखाव बहुत जरूरी है। एक बात मानना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहां निर्माण कार्यों पर ध्यान दे रहे हैं वहीं रख रखाव पर भी अब विशेष ध्यान देना शुरू कर दिए हैं। लगातार कई कार्यक्रमों में उनके द्वारा यह बातें कही जाती रही है। बिहार को विशेष सहायता देने में कोताही कर रहा है केंद्र। तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर लगाया है आरोप। कहा है कि केंद्र बिहार को विशेष सहायता देने में कोताही कर रहा है। 15वें वित्त आयोग के तहत केंद्र सरकार ने शहरी निकायों के लिए मात्र 7.35 करोड़ दिए हैं, जो हास्यास्पद है। और इधर सूबे में प्लास्टिक उद्योग की बड़ी संभावना महासेठ ने कहा है। उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने कहा है कि प्रदेश में प्लास्टिक उद्योग की प्रबल संभावना मौजूद है और रोगों की पहचान व नियंत्रण को बनेगी सर्विलांस यूनिट। आपको बता दें कि राज्य का पहला मेट्रोपॉलिटन सर्विलांस यूनिट पटना महानगर में बनेगा। कोरोना और डेंगू की भयावहता को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने पटना मेट्रोपॉलिटन सर्विलांस यूनिट स्थापित करने की कवायद तेज कर दी है। इसके एक सप्ताह के अंदर आकार लेने की भी संभावना है। और आज 3 सत्र में विशेषज्ञ देंगे व्याख्यान दिया और राज्य के 16 शहरों में सांस लेना मुश्किल हो गया है। यह बिहार की बात बताया जा रहा है। और शक्ति नदियों में ही अब दबोचे जाएंगे बालू माफिया। लाख सरकार कोशिश कर रही है बालू माफियाओं पर, लेकिन बालू माफियाओं का
हद कम नहीं हो रहा है, लेकिन लगातार सरकार की ओर से भी प्रयास किया जा रहा है। और अब प्रयास है कि बालू में ही, नदियों में ही दबोचे जाएंगे बालू माफिया। स्पीड बोर्ड से होगी नदियों की पहरेदारी निगरानी, अवैध खनन रोकने को ली जाएगी नदी थानों की मदद। आपको बता दें, पटना, सारण, गया, भोजपुर, रोहतास, बांका, जमुई, वैशाली, यहाँ अवैध खनन की शिकायत लगातार सरकार को मिली है। अवैध ढंग से चल रहे नावों पर भी रोक लगेगी और आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे नियोजनालय। और रेलवे के चेयरमैन पर लगा अर्थदंड। पुरानी पेंशन योजना यथाशीघ्र लागू करने की मांग की गई है। आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति कब तक होगी, पूछा गया है। और नशा मुक्त बिहार के लिए आज पटना में दौड़। और छात्रवृत्ति योजना परीक्षा की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। कांग्रेस एससी विभाग की बैठक कल होगी। तो यह थी आज की प्रमुख खबरें। कैमरे के पीछे मिस्टर साहिल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।